वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम देखेंगे कि 12 एबी में रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 10 एबी किस तरीके से फाइल करना है। देखिए, अगर आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है, आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर लिया अपनी ट्रस्ट का या सोसाइटी का, तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बाद जो आप नया फॉर्म 10 एबी फाइल करेंगे वो किस तरीके से फाइल करना है 12 एबी के रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, ई फाइल पे आएंगे, यहाँ आने के बाद इनकम टैक्स फॉर्म्स पे और फिर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पे। अगेन सुनिए, ई फाइल, इनकम टैक्स फॉर्म्स एंड फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स। यहाँ आने के बाद आपने देखिए थर्ड ऑप्शन पे इधर आ जाना है। 1 2 3 ये 3 ऑप्शंस दिए हैं, पर्सन नॉट इंडिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ आने के बाद देखिए ये आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्म 10 AB। ध्यान रखिएगा, इसे फाइल करने से पहले मैं फॉर्म 10 ए में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले चुकी हूं। अगर आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो आप मेरी इस वीडियो को पहले चेक कर लीजिए। इसे आप पहले 10 ए को फाइल करेंगे, फिर प्रोविजनल आने के बाद 10 A B को फाइल करेंगे। फाइल नाउ पे जाएंगे। असेसमेंट ईयर जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, जब से आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं वहां क्लिक कीजिए, कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब ये हमारे पास जो 4 टैब्स हैं, इसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो हम प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले टैब पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद देखिए जो आपकी ट्रस्ट की या सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी अपने आप। फिर आपसे पूछेगा सेक्शन कोड, कि किस सेक्शन कोड के अंदर आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट वाले ऑप्शंस हैं, ये लास्ट के जो ऑप्शंस हैं ये हमारे पास कौन से हैं, तीनों ऑप्शन 80G की रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप 80G के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनको आपने देखना है, अदरवाइज नहीं। अगर आप 12 AB के अंडर रजिस्ट्रेशन करें तो आपने इन क्लोजेज के ऊपर जाना है। ठीक है, इन क्लोजेज में से सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कौन सा क्लोज आपके ऊपर एप्लीकेबल है। देखिए मैंने यहाँ पे सेक्शन 12A ओपन कर लिया है। सेक्शन 12A में हम लोग आएंगे, एक सेकेंड, ये देखिए हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ना इनकम टैक्स पोर्टल पे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 12A सबसेक्शन 1 क्लोज AC। तो अब यहाँ पे मैंने क्या ऑप्शन किया है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 एंड क्लोज AC। ये रहा आपका क्लोज AC। अब इसका सब क्लोज 1 क्या कह रहा है, सब क्लोज 1 कह रहा है वेयर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A। वो 12A में या सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है। ठीक है, बिफोर द अमेंडमेंट बाय द टैक्सेशन एंड अदर लॉज। देखिए अमेंडमेंट से पहले 12A या AA के अंदर रजिस्ट्रेशन होता था, और 3 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021 आपको अदर लॉ में जाना था। तो अगर आप पहले से किसी और लॉ में रजिस्टर्ड हैं और फिर इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो सब क्लोज 1 में जाएंगे। वेयर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज रजिस्टर्ड अंडर 12AB, आप ऑलरेडी 12AB में रजिस्टर्ड हैं लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी हो गया है और 6 महीने से पहले आपको उसको री रजिस्टर करना है, यानी फिर से अपना जो लाइसेंस है वो आपको लेना है। तो आप इस क्लोज में जाएंगे। आप ऑलरेडी 12AB में रजिस्टर्ड थे लेकिन अब एक्सपायरी होने वाला है आपका रजिस्ट्रेशन, तो 6 महीने पहले आपको दोबारा अप्लाई करना होता है ना। अगर इस वजह से अप्लाई हो रहा है तो सेकंड क्लोज में जाएंगे, सब क्लोज में। थर्ड सब क्लोज क्या कह रहा है कि आपने प्रोविजनली रजिस्टर्ड कर लिया है। मेरे केस में मैंने प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन ले चुकी हूँ, फर्स्ट टाइम इसका रजिस्ट्रेशन है, प्रोविजनली मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुकी हूँ। अब एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर टू द एटलीस्ट 6 मंथ prior to the expiry of the provisional registration or within the 6 month from the commencement of activities। देखिए क्या होता है, जब मैंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बाद मुझे जब भी मैंने एक्टिविटीज शुरू की, जब भी मैंने एक्टिविटीज शुरू की उस सोसाइटी के अंदर, तो उसके 6 महीने के अंदर आप रजिस्ट्रेशन ले लो, या फिर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की जो डेट एक्सपायर होने वाली है उससे 6 मंथ बिफोर आप इस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर लो। ठीक है, अब हमारा कारण क्या है कि हमने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया था और इसलिए हम क्लोज 3 में क्या कर रहे हैं, इसको फाइल कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको आगे की क्लोज भी बता दूं, वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज बिकम इनऑपरेटिव। आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो कि सेक्शन 11 सबसेक्शन 7 में लिखा हुआ है और आपने क्या किया, आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो इनऑपरेटिव हो गया। ठीक है, तो इन at least 6 months prior to the commencement of the assessment year for which the said registration is sought to be made operative।
तो आपने क्या किया, जो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर हमारा था उससे आपने 6 मंथ बिफोर ये रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया, यानी इनऑपरेटिव हो गया था आपका रजिस्ट्रेशन, उसकी वजह से अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास क्लोज 4 आ जाएगा। अगर आपने मॉडिफाई किए अपने ऑब्जेक्ट्स और उस वजह से आप अपना री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके पास क्लोज 5 आ जाएगा। डन। अब हमारे पास जो क्लोज है, हमने कौन सा क्लोज लेकर के चलना है, यहाँ पे सब क्लोज 3। क्लियर। अब आप यहाँ पे नेचर ऑफ एक्टिविटीज डालेंगे, आपकी चैरिटेबल, रिलीजियस या रिलीजियस कम चैरिटेबल कौन सी एक्टिविटीज है। ध्यान रखिएगा फॉर्म 10A की और AB की जो हमारे पास एक्टिविटीज हैं वो सेम होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि गलती से अलग अलग कर दें, ठीक है। और आपका बायलॉज भी वही बात बोले। टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आपका ट्रस्ट है, सोसाइटी है, नॉन नॉन प्रॉफिट कंपनी है या अदर्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्या आपकी सोसाइटी या ट्रस्ट किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर बनी हुई है। देखिए हर एक जो अभी बन रही है नई सोसाइटी हो या ट्रस्ट हो, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है। आपने यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और उसका आपको यहाँ पे डिटेल भी देनी है, कब रजिस्टर हुआ, इनकॉर्पोरेशन नंबर क्या है और किस अथॉरिटी ने अप्रूव किया है आपके ट्रस्ट को या सोसाइटी को। ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें से जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपकी सोसाइटी के एज पर बाय लॉज भी देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि आपकी सोसाइटी के बाय लॉज क्या है या ट्रस्ट के बाय लॉज क्या है, वो यहाँ पे एंटर कीजिए। वेदर ट्रस्ट डीड कंटेन्स एनी क्लोज दैट द ट्रस्ट इज इरेवोकेबल, क्या आपका ट्रस्ट इरेवोकेबल है। ज्यादातर केसेस में वैसे नहीं होता है ऐसा कुछ भी, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यस या नो पे क्लिक कीजिए। और ध्यान रखिए दर्पण रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, अगर दर्पण रजिस्ट्रेशन आपने नहीं लिया है तो वो जरूर ले लेना। यहाँ यस पे क्लिक करना, दर्पण रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अटैच हो जाएगा आपका। क्लियर। क्या पहले आपने ये एप्लीकेशन अप्लाई की थी और आपका जो फॉर्म था वो रिजेक्ट हो गया था या एक्सेप्ट हो गया था। देखिए वैसे तो एक्सेप्ट हो जाएगा तो दोबारा करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपकी पास्ट में कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना। ठीक है, अगर यस है तो यस पे करना। वेदर क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 21। अब सेक्शन 10 सबसेक्शन 21 क्या बोलता है, ये बोलता है कि क्या आप कोई रिसर्च एसोसिएशन हो, आपका जो ट्रस्ट है क्या वो कोई रिसर्च एसोसिएशन है। अगर रिसर्च एसोसिएशन है और उसे सेक्शन 10 सबसेक्शन सेक्शन 10 क्लोज 21 के अंदर अगर उसे एग्जाम्पशन मिलती है तो यहाँ यस कीजिए, अदरवाइज नो कर देना। और आपके जो ऑथर्स हैं जिनकी 5% से ज़्यादा की उसमें शेयर होल्डिंग या फिर कोई भी उसका इंटरेस्ट है 5% से ज़्यादा का, तो आपने यहाँ पे उनकी सबकी डिटेल्स, इधर एक एक पर्सन की डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। ठीक है। और अब यहाँ पे 9B क्लोज क्या कह रहा है, 9B कह रहा है कि 9A के अंदर जो आपने पर्सन डाले अगर वो सारे इंडिविजुअल हैं तो नो इशू। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर ये सारे इंडिविजुअल हैं कि 9A में डिटेल दी तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये सारे इंडिविजुअल नहीं है, इनमें से कोई भी जैसे फॉर्म है, ठीक है, या फिर कोई भी एसोसिएशन है, तो उसके अंदर जो मेंबर्स होंगे, जैसे कोई भी पार्टनरशिप फर्म आपने यहाँ पे दिखा दी। क्लियर, कोई भी पार्टनरशिप फर्म आपने यहाँ पे, कोई भी आपने अदर सोसाइटी यहाँ पे दिखा दी, तो यहाँ पे तो आप सोसाइटी की डिटेल देंगे, लेकिन यहाँ पे उसकी उस सोसाइटी के अंदर जो मेंबर्स हैं उसकी डिटेल देंगे। बात समझ में आई। जैसे यहाँ पे 4 पर्सन है, A B C, ये तीनों इंडिविजुअल हैं, लेकिन डी क्या है, डी एक एओपी है। डी क्या है, एक एओपी है। तो उस एओपी की डिटेल, उस एओपी के अंदर कितने मेंबर्स हैं उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर देंगे। मेरी बात समझ में आ गई। ये पूरा फॉर्म आपको फिल करना है और पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए ये डाटा सेव होने के बाद मैंने फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सेव कर दिया है। उसके बाद आप ऑपरेशनल डिटेल्स पे जाएंगे। ऑपरेशनल डिटेल्स के अंदर आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसकी आपको डिटेल देनी है। देखिए यहाँ क्लिक करेंगे। सबसे पहले देखिए अगर आप कोई स्कूल रन कर रहे हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, योगा इंस्टीट्यूशन या कोई रिलीजियस प्लेस या अदर कोई भी एक्टिविटी जो आप मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, अपने इस सोसाइटी में या ट्रस्ट में, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। आप यहाँ ऐड डिटेल्स पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना है, एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे कौन सी कर रहे हैं। जैसे कोई आपका कॉलेज है, हॉस्पिटल है, या योगा सेंटर है, रिलीजियस प्लेस है, या कोई अदर इंस्टीट्यूशन है जैसे वृद्धाश्रम वगैरह, तो वो यहाँ पे डिटेल डालेंगे। एड्रेस की डिटेल्स आपको यहाँ पे डाल देनी है। क्या ये एप्लीकेंट का खुद का है, ठीक है, खुद का है या नहीं है वो आप डालेंगे। खुद का है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। और पर्सन इन चार्ज वहाँ कौन है, उसका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेल आईडी, ये डालने के बाद आप यहाँ ऐड कर देंगे। अगर पर्सन जो है
एप्लीकेंट हैज़ बिजनेस अंडरटेकिंग सच एज प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। अगर आपकी कोई बिजनेस अंडरटेकिंग है, कोई प्रॉपर्टी है आपके ट्रस्ट के पास विच इज़ अंडर द मीनिंग ऑफ सेक्शन 11 सबसेक्शन 4, तो आपको उसकी डिटेल्स यहाँ देनी है। अगर आपके पास कोई ऐसी इनकम है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, उसकी डिटेल्स आप यहाँ डालेंगे। डिटेल्स ऑफ ऑल अकाउंट हेल्ड बाय ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बीइंग अ बैंकिंग कंपनी। देखिए, अगर आपकी बैंकिंग कंपनी है, कोऑपरेटिव बैंक है, विच इज अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जिसके ऊपर अप्लाई होता है, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ डालें। आप अपने आईएफएससी कोड की डिटेल डालें, अकाउंट नंबर डालें, ठीक है। डिटेल ऑफ ऑल लैंड और बिल्डिंग, अगर आपके पास कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग है तो यहाँ ऐड डिटेल्स पे जाइए, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ एंटर करनी है, जो उसका फ्लैट नंबर है, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस एड्रेस, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। आपने उसको कैसे एक्वायर किया था, कि आपके ट्रस्ट ने इसको खरीदा था, तो एक्वायर पे क्लिक करेंगे। अगर आपको गिफ्ट मिली थी तो ये गिफ्ट पे क्लिक कर देंगे। कौन सी डेट को ये आपको मिली थी, यहाँ डेट एंटर करेंगे और ऐड कर देंगे। अगर हमने जैसे क्लिक किया था एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, अगर इससे कोई इनकम आनी आपको शुरू हो गई है, आपने कोई भी ऐसे बिजनेस स्टार्ट कर दिए, वेदर इट इन्वॉल्व्स कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स बिजनेस, अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी है और आप उनको देने के बदले में कोई भी फीस और कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे येस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स देनी है, टोटल रिसिप्ट्स कितनी आई और एग्रीगेट रिसिप्ट्स उसकी कितनी है, और उसके बारे में अदर जो भी आप जानकारी देना चाहिए। और परसेंटेज का ध्यान रखिएगा, जो टोटल रिसीट्स है ना, टोटल रिसीट्स के साथ इसकी रिसीट्स की परसेंटेज कितनी है। जैसे बाकी रिसीट्स आपकी है 100 रुपीज़ और ये आपके पास कितनी है 30 रुपीज़, तो आपकी टोटल रिसीट्स कितनी होगी 30। तो उसमें जो एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है उसकी परसेंटेज कितनी आएगी 30/130 × 100, वो परसेंटेज आपकी यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आपकी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। टोटल आप यहाँ डालेंगे, यहाँ मैं डाल दूंगी 30, तो देखिए ऑटोमेटिक परसेंटेज आ गई। बाकी ध्यान रखिएगा ये परसेंटेज वैसे आपकी 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारा डाटा आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ये डाटा एंटर करने के बाद देखिए, जब आप सब कुछ यहाँ पे डाटा एंटर कर देंगे तो यहाँ सेव का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। उसके बाद हम डाटा को सेव करेंगे। देखिए, इसमें हमने सारा डाटा फीड कर दिया है, जो सोसाइटी है सोसाइटी से रिलेटेड डाटा फीड कर दिया जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल था। यहाँ हमने 13 के अंदर बैंक की डिटेल्स, ध्यान रखिएगा बैंक की डिटेल्स डालनी आपको ज़रूरी है। एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी से अगर कोई पैसा आया वो डिटेल्स डालनी ज़रूरी है। ये डिटेल्स डालने के बाद हमने सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। जो जो चीज़ें आपके ऊपर एप्लीकेबल थी वो आपने डाल देनी है, लेकिन बैंक की डिटेल्स नंबर 13 कॉलम में आपको ज़रूर देनी है, चाहे आपका कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। अगर आपने बैंक अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया तो पहले बैंक अकाउंट खुलवा लेना, दर्पण रजिस्ट्रेशन जरूर ले लेना, ठीक है। और इसके बाद हम जाएंगे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट को आप लोग ओपन करेंगे। इसमें देखिए आपके पास ये क्या कह रहा है कि अगर आपने कोई रिटर्न फाइल की है फॉर द लास्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच द ड्यू डेट हैज़ बीन एक्सपायर्ड, अगर आपने कोई लास्ट असेसमेंट ईयर की आईटीआर फाइल की है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ दे देनी है। आप यहाँ येस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉर्पस फंड, जो आपकी बैलेंस शीट थी उसमें कॉर्पस फंड कितना था आपका, रिजर्व एंड सरप्लस कितना था, अदर देन कॉर्पस फंड, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज, यानी बैलेंस शीट्स की कुछ एक आइटम्स की डिटेल देनी है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की दिखा रखी है बैलेंस शीट में, अदर फिक्स एसेट्स हो गई, कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखी है सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 के अंडर, कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट है, ठीक है। और अदर एसेट्स जितनी भी हो गई आपकी, यानी ये कौन सा है, इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट अदर देन मेंशन्ड इन रो नंबर 17 अबव। ये जो कॉर्पस फंड है ना, इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा है इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट जो कि 17 के अलावा आपके पास बचता है, तो वो ये वाले भी तो इन्वेस्ट कर रखे होंगे ना आपने, ये तो 11/5 के अकॉर्डिंग जाएंगे। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन 3 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच एप्लीकेशन इज मेड, अगर कोई इनकम आपकी प्रीवियस 3 ईयर्स में आई है तो उसकी डिटेल्स आप लोग यहाँ दे देंगे। अगर आपका रिलीजियस ये होता, रिलीजियस नेचर का आपका सोसाइटी होती है, ट्रस्ट होता, तो जो भी फंड है, वेदर द फंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैज़ इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर ऑफ रिलीजियस नेचर, अगर रिलीजियस नेचर का होता तो आप यहाँ यस करते और ये ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाता। हमारा अनेबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा रिलीजियस ट्रस्ट नहीं था।
उसके बाद आपको 3 प्रीवियस ईयर की जो डिटेल्स थी वो यहाँ पे देनी थी। हमारे केस में ये दोनों ही चीज़ें क्या है, इनएप्लीकेबल हैं, इसलिए ये दोनों चीज़ें ओपन नहीं है। ये सारा डाटा सेव करने के बाद, इसमें डालने के बाद आप सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ 26 में आप ऐड डिटेल्स पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपसे फाइनेंशियल ईयर पूछेगा कि किस फाइनेंशियल ईयर की डाल रहे हैं। जैसे हम 23-24 की डालेंगे क्योंकि उससे पहले ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं था। कितनी इसके पास ग्रांट्स आई सेंट्रल गवर्नमेंट से, आपके पास या फिर अदर कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ग्रांट्स आई हैं, इसके अलावा कोई स्पेसिफिक ग्रांट्स है या इनकम है, तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देंगे। टोटल आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा और ऐड पे आप क्लिक करेंगे। सारा डाटा डालने के बाद हम सेव कर देंगे यहाँ पे डाटा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो यहाँ थर्ड ऑप्शन में हमने एसेट लायबिलिटी और इनकम की डिटेल्स दी हैं वो आपकी आईटीआर से मैच होनी चाहिए, और यही डिटेल्स फॉर्म 10A में भी गई होंगी आपके पास। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म 10A, फॉर्म 10AB और आईटीआर तीनों जगह आपने सेम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इन्फॉर्मेशन अलग अलग प्रोवाइड नहीं करनी, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। आईटीआर के अकॉर्डिंग ही सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। देखिए इसके बाद आपने क्या करना है, अटैचमेंट और वेरिफिकेशन पे जाएंगे। यहाँ आपने सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी लगानी है ट्रस्ट की, ठीक है। और एस्टैब्लिशिंग द इंस्टीट्यूशन, जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट जब आपके पास बना होगा तो आपने कोई इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया होगा, बायलॉज बनाए होंगे, जब जिसके ऊपर सभी मेंबर्स ने साइन किए होंगे, उसकी कॉपी आप यहाँ पे लगाइए। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, जो भी एविडेंस है आपके पास कि ये ट्रस्ट क्रिएट हुआ था उसकी आप यहाँ कॉपी लगाइए। ट्रस्ट को पास किया होगा रजिस्ट्रार, जो भी सोसाइटी है, सोसाइटीज़ या फिर रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसने भी उसको अप्रूव किया है, उनके अप्रूवल का जो लेटर होगा वो आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और देखिए आपके पास जो कंपलसरी है डॉक्यूमेंट्स, उसके ऊपर रेड स्टार है। उसके अलावा भी आप देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जो डॉक्यूमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ अटैच करने हैं। जैसे 12A, AA, AB और 80G के अंदर अगर आपके पास कोई भी कॉपी है, जैसे हमारे पास प्रोविजनल ऑर्डर की कॉपी है वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, बट दैट शुड बी सेल्फ सर्टिफाइड, यानी जो भी आपके मेंबर्स हैं वो उसको सर्टिफाई करके देंगे कॉपी को, ठीक है। तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ अटैच करने हैं। जैसे अगर आपके पास अप्रूवल है सेक्शन 35 वाला, ये आपके पास कब एप्लीकेबल होगा, जब सेक्शन 10 सबसेक्शन 21 जो हमने पीछे नो किया था, अगर वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो यहाँ भी आपको उसकी फाइल लगानी जरूरी है। अदर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे लगाइए, और उसके बाद जो भी आप सर्टिफाई करेगा फॉर्म को, उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पे देनी है। और फिर आपने सेव करके इस क्या हो जाएगा, आप इसको प्रीव्यू पे क्लिक कर लेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सबमिट। आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कंप्लीट फॉर्म निकल करके आ जाएगा। वो फॉर्म आप लोग चेक कर लेना और फिर इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। आपके पास जो भी उसके फर्दर डॉक्यूमेंटेशन आएगी आपके पास, आपकी मेल के ऊपर वो शेयर हो जाएंगे। आप उसको चेक कर लेना, या यहाँ से भी आप फॉर्म फाइलिंग का प्रोसेस चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फॉर्म 10A के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मेरे चैनल पे फॉर्म 10A भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी वीडियो वो भी आप चेक कर लेना। 80G के रजिस्ट्रेशन का भी कंप्लीट प्रोसेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।